Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4th एसएसटी की सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर और वाटर रिसोर्सेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। तो इस लेसन में सबसे पहले यहाँ दो पिक्स दी गई हैं। टिक द पिक्चर यू लाइक मोर, वाई डू यू लाइक इट, डिस्कस विद योर पार्टनर्स। अब यहाँ दो फोटो दी गई हैं, इनमें आपको देखना है और ऑब्जर्व करके बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा सही लगी, और अपने जो भी आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करना है कि आपको कौन सी फ़ोटो ज़्यादा ठीक लगी और क्यों ठीक लगी। अब अपना लेसन देखते हैं हम। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जैसा कि हम जानते हैं जो पानी है, जितने भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत असेंशियल है। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। हम जानते हैं कि हम भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। अब पानी के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, उससे कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। अ ड्रॉट और एनी काइंड ऑफ वाटर शॉर्टेज कॉजेज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अब जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं पानी से। अगर कभी सूखा पड़ जाए या पानी की किसी भी तरह से शॉर्टेज आ जाए, कमी आ जाए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज इन द सीज और ओशंस। अब पानी की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है? समंदरों में और महासागरों में। Since this water is salty, it is not fit to meet our daily needs. अब ये पानी है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पानी है ये, लेकिन हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, ये पानी बहुत नमकीन है। तो जितनी भी जो हमारी डेली नीड्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं डेली की, उनमें हम इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Salty water cannot be used at homes or to grow plants and crops. अब जैसा कि हम जानते हैं कि समंदर का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो ना ही तो हम इससे अपने घर में इस्तेमाल में ला सकते हैं और ना ही इससे हम अपने खेतों में या पौधों की सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमकीन है। तो इससे हमारे पौधे खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल। अब इतना ज़्यादा पृथ्वी पर पानी है कि हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जो पानी जिसे हम इस्तेमाल में लाते हैं, उसकी क्वांटिटी या उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है। रिवर्स, रेन्स, पोन्ड्स, लेक्स, स्नो एंड अंडरग्राउंड वाटर आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम है और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? और सबसे पहले आता है हमारा रेन, फिर रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, स्नो को मेल्ट करके भी हम फ्रेश वाटर पा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा अंडरग्राउंड पानी होता है, जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो नीचे से हमें पानी मिलता है, तो वो भी फ्रेश वाटर होता है। तो ये सभी फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं जिन्हें हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन द रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स। जो हमारे किसान हैं वो बारिश पर डिपेंड करते हैं अपने खेतों की सिंचाई के लिए। तो वो अपने खेतों में भी फसल उसी हिसाब से लगाते हैं, जब उन्हें पानी की ज़रूरत हो उस वक्त बारिश हो जाए। इंडिया गेट्स रेन फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में जो मानसून का सीज़न है वो जून से लेकर सितंबर तक का होता है। दिस रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। अब हम जानते हैं कि जून से लेकर सितंबर तक का जो महीने हैं वो हमारे लिए मानसून सीज़न है, लेकिन पूरी कंट्री में इन्हीं महीनों के दौरान बारिश नहीं आती। ज़रूरी नहीं कि जून में अगर बारिश शुरू हो गई है केरला में तो जून में ही बारिश शुरू हो जाएगी हरियाणा में, या फिर जून में ही बारिश शुरू हो जाएगी ऊपर लेह में जाकर, क्योंकि हर स्टेट में बारिश आने का जो मंथ है वो अलग अलग है, लेकिन जून से सितंबर के बीच में ही मानसून का सीज़न रहता है। At some places it rains a lot, while some places barely receive any rainfall. ये जो बारिश होती है ये भी ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में इक्वल होती है, हर जगह बारिश की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि
बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं इंडिया में या कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं इंडिया में जहाँ की बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, जैसे कि राजस्थान या फिर हरियाणा से लगता हुआ कुछ पार्ट। सो सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब ऐसे एरियाज़ में पानी की रेगुलर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अब बारिश हो या ना हो, लेकिन पीने के लिए पानी तो सभी को चाहिए। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कि बहुत कम बारिश होती है वहाँ भी जो इंसान रहते हैं पानी तो उन्हें भी चाहिए पीने के लिए, अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, इरिगेशन के लिए। तो ऐसे एरियाज़ में एक रेगुलर सप्लाई पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। रिवर्स, लेक्स एंड ponds कंटेन रेन वाटर एंड सम वाटर ऑल्सो फ्लोज इनटू द ग्राउंड। अब हम जानते हैं जैसी बारिश होती है तो बहुत सारे रिवर्स में पानी जाता है, बहुत सारी लेक्स बन जाती है, पोन्ड्स बन जाते हैं, तो इन सब में रेन वाटर कलेक्ट होता है। इसके साथ साथ कुछ पानी ऐसा भी होता है जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर समा जाता है, ज़मीन उस पानी को पी लेती है, तो उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। लेक्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारी लेक्स हैं वो दो तरह की होती हैं, फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। एक लेक्स वो होती है जिनमें कि फ्रेश वाटर मिलता है, यानी कि बारिश का पानी मिलता है जिससे कि हम अपने डेली नीड्स के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा है साल्ट वाटर, यानी कि नमकीन पानी की झीलें जिसे कि हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इंडिया हैज़ अ फ्यू फ्रेश वाटर लेक्स लाइक चेम्बारम्बकम लेक, डल लेक एंड वुलर लेक। अब ये कुछ लेक्स हैं इंडिया में जो कि हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। चेन्नई गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम चेम्बारमकम लेक। जो चेन्नई है वहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो होती है हमारी चेम्बारमकम लेक से। सांबर लेक इन राजस्थान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। अब जो राजस्थान है जहाँ पर वैसे ही पानी की कमी है वहाँ पर एक सांबर लेक है जो कि साल्ट वाटर लेक है, जो नमकीन पानी की झील है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वो एक टूरिस्ट प्लेस ज़रूर है। हाउ डू वी यूज़ दिस वाटर। अब हमने अपने पिछले पेज पर पढ़ा है कि हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पोर्ट्स हैं, कुछ अंडरग्राउंड वाटर भी है, तो हम इस पानी को इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। रिवर वाटर इज टेकन टू द फील्ड्स थ्रू चैनल्स, दीज आर कॉल्ड केनाल्स। जो भी हमारे पास रिवर वाटर है उससे हम चैनल्स के थ्रू यानी कि छोटे रिवर्स बनाकर खेतों तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैनाल्स। अ डैम इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड वाटर। इन दिस वॉल स्पेशल गेट्स आर मेड, दीज गेट्स आर कॉल्ड स्लुइस गेट्स। These gates are used to control the flow of water. Behind the dam, a reservoir is made to store water. This reservoir is called an artificial lake. Canals take water from these artificial water bodies to the fields. अब जैसे हमने कैनाल्स देखा जिनके थ्रू कि हम ऐसे एरियाज में इरिगेशन कर सकते हैं जहाँ की पानी की शॉर्टेज है, उसी तरह से डैम भी होते हैं जिसे रिवर पर बनाया जाता है। और ये जो डैम होते हैं ये एक तरह की वॉल होते हैं जो कि रिवर के बीच में बना दी जाती है ताकि रिवर का पानी दूसरी तरफ फ्लो ना कर पाए। और इस वॉल में हम कुछ गेट्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्लुइस गेट्स। और ये गेट हम इसलिए बनाते हैं कि अगर एक तरफ ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो इन गेट्स को खोल दिया जाता है ताकि कुछ पानी निकल जाए। और इस वॉल की दूसरी तरफ जहाँ पर कि पानी इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं रिजर्वर या फिर आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि वो एक लेक बन जाती है बहुत गहरी जिसमें कि बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है। और जो कैनाल्स होते हैं जो कि ऐसे एरियाज में पानी पहुंचाते हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, वो इन्हीं आर्टिफिशियल लेक से पानी लेते हैं। विच एरियाज कैन बी इरीगेटेड विद द हेल्प ऑफ डैम्स and canals? Of course, the answer is areas near the rivers and the streams. अब हम कहें कि इस तरह के जो डैम्स हैं या जो कैनाल्स हम बनाते हैं उनसे हम किस तरह के एरियाज़ में इरिगेशन कर सकते हैं, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हम उन एरियाज़ में इनके थ्रू इरिगेशन या सिंचाई कर सकते हैं जो इन रिवर्स के या इन डैम्स के, इन स्ट्रीम्स के आसपास हैं।
Agriculture fields in northern plains, central India and coastal areas have big dams and canals. जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है उसका जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वो, और साथ ही सेंट्रल इंडिया, और अगर हम देखें तो जो इंडिया कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर उन एरियाज में बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैनाल्स बनी हुई हैं। इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ टर्न्ड पार्ट्स ऑफ राजस्थान इनटू ग्रीन जोन्स। अब एक जो कैनाल है जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं अपनी स्टडी में वो है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान में है, और इसने राजस्थान के एक एरिया को ग्रीन जोन बना दिया है क्योंकि इस कैनाल के थ्रू वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अब अवेलेबल है। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। टिक द करेक्ट आंसर। ए और एन डैश इज अ रिजर्वर बिल्ट बिहाइंड अ डैम टू स्टोर वाटर, and the options are A sluice gate, B artificial lake और C canal, and the correct answer is B artificial lake। अपने लेसन में आगे बढ़ते हैं। Dams are called multi-purpose projects as they serve many purposes. They are also used to generate electricity. In dams, the water normally falls from a great height. This force of water is used to generate electricity. This type of electricity is called hydroelectricity और हाइडल पावर। अब हम जानते हैं कि जो हमारे डैम्स हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। ना केवल वो हमें पानी प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए या अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, बल्कि उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो डैम का पानी है उससे एक बहुत हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है, जिसकी वजह से कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर। डैम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। अब हम ये भी जानते हैं कि जो डैम्स हैं वो हमारे पानी के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं, और अगर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमने उस पर गेट्स भी बनाए हुए हैं। फिशेस आर ऑल्सो bred in dams. Many dams have been developed as tourist spots. अब डैम्स के पीछे जो आर्टिफिशियल लेक्स बनती हैं इसमें मछली पालन का भी काम होता है, और बहुत सारे जो डैम्स हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में भी डेवलप किया गया है, यानी कि जितने भी फॉरेनर्स हैं या जितने भी टूरिस्ट हैं वहाँ पर जाकर उन डैम्स को देख सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब इसी तरह के जो और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। भाखरा नांगल डैम इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। अब हम देखते हैं भाखरा नांगल डैम, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है। इट इज़ बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। जो ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है, इट फॉर्म्स अ लेक कॉल्ड द गोविंद सागर लेक। और जो इसके पीछे जो लेक बनती है या जो कहें जो इसके पीछे रिजर्वर है डैम के पीछे, उसका नाम है गोविंद सागर लेक। इट इज़ अ फेमस ह्यूमन मेड लेक इन इंडिया। जो ये गोविंद सागर लेक है ये इंडिया की सबसे बड़ी ह्यूमन मेड लेक है। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी इंडिया की स्टेट्स में जाती है, और वो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ तक कि हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली। नेक्स्ट हमारा आता है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन रिवर महानदी। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। अब जो एक और डैम हम पढ़ रहे हैं वो है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर बनाया गया है, और ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है, और साथ ही साथ दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे लंबा डैम है ये। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल। इट चेक्स फ्लड इन दिस रिवर। अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी एक और इसी तरह का प्रोजेक्ट है जिसे कि दामोदर रिवर पर बनाया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और ये यहाँ पर बंगाल में आने वाले बार बार के जो बाढ़ का खतरा होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि ज़्यादातर पानी इस डैम में ही स्टोर रहता है, तो जिस वजह से वेस्ट बंगाल में ज़्यादा बाढ़ नहीं आ पाती,
क्योंकि ये उस पानी को कंट्रोल करता है। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा एंड गिव्स वाटर टू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसी तरह से सरदार सरोवर डैम बनाया गया है नर्मदा रिवर पर, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात को पानी प्रोवाइड कराता है। नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा इन आंध्र प्रदेश। और इसी तरह से नागार्जुना डैम है जो कि कृष्णा रिवर पर बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज व्हाट आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पॉपुलरली कॉल्ड? A. Canals, B. Reservoirs, or C. Dams? And the correct answer is C. Dams. Second, which is the longest dam in India? A. Sardar Sarovar Dam, B. Hirakund Dam, or C. Bhakra Nangal Dam? And the correct answer is B. Hirakund Dam. अब हम देखते हैं अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे का पानी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वेल्स, यानी कि कुएं। वेल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडियन विलेजेस। अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स टू इरिगेट द फील्ड्स। द पर्शियन व्हील यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स is a wooden or metal wheel. This wheel is used to draw water from the well. In addition to irrigation, this water is also used for domestic activities. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो पानी का मुख्य स्रोत है वो कुएं ही हैं। अब जो कुएं हैं वो पहले खेतों में भी बनाए जाते थे ताकि आसानी से खेतों में सिंचाई की जा सके। कुओं से पानी निकालने के लिए पहले एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो कुएं के चारों तरफ घूमते रहते थे। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा तो इसके थ्रू वो पानी कुएं से निकलता रहता था और खेतों में जाता रहता था। उसके बाद धीरे धीरे पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा। साथ ही साथ गाँव में जो हाउस होल्ड के काम हैं या जो डेली यूज़ के काम हैं, जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए भी इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। गाँव में ज़्यादातर पानी कुएं से ही निकाला जाता है और इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब वेल्स। एट टाइम्स द अंडरग्राउंड वाटर और द लेवल ऑफ वाटर टेबल इज वेरी लो एंड इट कैनॉट बी रीच्ड बाय डिगिंग अ वेल। इन सच केसेस machines are used and water is made available with the help of electric pumps. Tubes are laid and water is brought to the surface with the help of a motor. ट्यूब वेल्स आर यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो कुएं हम खोदते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक कि पानी इस वक्त अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या हो गया, अब आजकल ट्यूबवेल बन गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हम पानी ज़मीन के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि मशीन्स के थ्रू कुछ पाइप्स को ज़मीन के अंदर इतना गहराई तक खोदा जाता है, उन पाइप्स को इतनी गहराई में डाला जाता है जहाँ पर कि पानी अवेलेबल है, और उसके बाद बिजली के द्वारा उस पानी को बाहर सरफेस पर लाया जाता है। इन्हें हम कहते हैं ट्यूबवेल्स। और ये आपने आजकल खेतों में देखे भी होंगे। तो क्योंकि जो हमारे इंडिया के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है टैंक्स। इन द सदर्न प्लेट्यू यूजिंग टैंक्स इज अ पॉपुलर वे ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर। Wells cannot be dug here because the ground is very hard. The rainwater fills up low-lying areas. These are called tanks. Irrigation done with the help of these tanks is called tank irrigation. अब इसके साथ साथ एक और तरीका है जो हमारे सदर्न प्लेट्यूज में इस्तेमाल में लाया जाता है, वो है टैंक बनाना। अब हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा प्लेट्यू का एरिया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब उसमें हम कुएँ तो नहीं खोद सकते, तो ऐसे में जो भी बारिश का पानी होता है वो ऐसे एरियाज़ में जमा हो जाता है जो कि थोड़े ढलान वाले हैं, जिनमें कि थोड़ा सा डेप्थ है। तो ऐसे एरियाज़ में जो पानी इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं टैंक। तो इन्हीं टैंक के थ्रू जो इरिगेशन है वो की जाती है, यानी कि जो सिंचाई की जाती है वो इन्हीं टैंक्स के पानी के थ्रू की जाती है। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट,
Dash are an important source of underground water. A. River, B. Oceans, or C. Wells. And the correct answer is C. Wells. Second, which of the following is used in areas with low water table? Options are A. Tube wells, B. Tanks, or C. Ponds. And the correct answer is A. Tube wells. Now come to the lesson. At home, we need clean water for cooking, drinking, washing and bathing. अब घरों में हमें साफ पानी की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए. We get water supply through taps. अब हमें वो जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलता है? अपने टैप से, यानी कि अपने नलकों से. इन विलेजेस पीपल गेट वाटर थ्रू टैंक्स, पोन्ड्स, वेल्स एंड इवन हैंड पंप्स. और यही फ्रेश वाटर गांव में किस तरह से अवेलेबल है? टैंक्स के थ्रू या फिर पोन्ड्स के थ्रू या फिर कुओं के द्वारा, या फिर वो हैंड पंप भी लगा लेते हैं आजकल, जिससे कि वो ज़मीन के पानी को ऊपर सरफेस पर खींच के ले आते हैं. हैंड पंप्स आर यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर. अब जो हैंड पंप है वो ज़मीन के पानी को खींचने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है. अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेव वाटर. अब हम जानते हैं कि पानी की तो जो फ्रेश वाटर है उसकी तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है हमारी पूरी पृथ्वी पर भी. तो उस फ्रेश वाटर को बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. वी मस्ट लर्न टू यूज़ वाटर जुडिशियली सो दैट नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वेस्टेड. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरा अच्छे तरीके से उस पानी का इस्तेमाल करें ताकि एक पानी की बूंद भी बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो. सेविंग वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. अब पानी की बचत को हम वाटर कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं. वी कैन कंजर्व वाटर इन द फॉलोइंग वेज. अब सभी कहते हैं कि पानी बचाओ, लेकिन किस तरह से पानी को बचाएं? वो तरीके यहाँ नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट, when rainwater is stored in tanks and underground reservoirs, then it is described as rainwater harvesting. This water does not flow away and is stored for future use. सबसे पहला अच्छा तरीका है रेन वाटर को स्टोर करने का. तो जो रेन वाटर है वो किस में स्टोर हो सकता है? टैंक्स में स्टोर हो सकता है, या जो अंडरग्राउंड रिजर्वर्स अगर बनाए गए हैं तो उनमें स्टोर हो सकता है. अगर आप कभी किसी गांव में जाएं तो देखेंगे आपके गांव में घरों में आजकल टैंक्स बनाने का रिवाज हो गया, रिजर्वर्स बनाने का रिवाज हो गया है. तो वहाँ पर वो रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और जो ये रेन वाटर है ये बाद में इरिगेशन के लिए या फिर हार्वेस्टिंग के लिए या फिर घर के काम के लिए वो इस्तेमाल में लाते हैं. तो जो रेन वाटर स्टोर होता है इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सेकेंड, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरियाज एंड प्लांटिंग ट्रीज कैन ऑल्सो सॉल्व वाटर क्राइसिस. ट्रीज हेल्प टू अट्रैक्टिंग क्लाउड्स एंड कॉज रेन. अब ये हम पिछले भी कई लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा ग्रीन पैच होगा हमारे आसपास के एरिया में उतना ही ज़्यादा बादल बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेड़ लगाने हैं. जो फॉरेस्ट एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है. तो ये भी एक तरीका है वाटर क्राइसिस को रोकने का, क्योंकि इसके थ्रू हम इनडायरेक्टली क्लाउड्स को अट्रैक्ट करेंगे और बारिश होगी, और जिसकी वजह से कि जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ रेन होगी तो हम रेन वाटर को भी स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ पैन. अब जितना भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को किसी नल के साथ नीचे रखकर उनको धोना शुरू कर देते हैं, और जो पानी है वो सारा नाली में चला जाता है. तो ये ना करके हम किसी पैन में, किसी भी पतीले में या किसी भी बकेट में डाल के अगर अपने वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को धो लें और उस पानी को बाद में हम अपने पौधों में डाल दें, तो इससे एक साथ हमारे दो काम हो जाएंगे. पहला तो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल धुल जाएंगे, दूसरा वो पानी वेस्ट नहीं होगा उससे, बल्कि हम अपने पौधों को इरिगेट करेंगे. नेक्स्ट है हमारा वाटर द गार्डन इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग व्हेन एवापोरेशन इज मिनिमम. ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन का पॉइंट, कि जब भी हमें अपने पौधों में पानी डालना हो, जब भी जो हमने अपना एक गमला लगाए हुए हैं, जो हमने गार्डन बनाया हुआ है, उसमें सुबह और शाम पानी डालें. इस वक्त इवेपोरेशन बहुत कम होता है. दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, तो अगर हम उस टाइम पानी डालेंगे तो वो पानी फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा, पौधों की जड़ों तक पहुंच भी नहीं पाएगा और पानी वेस्ट हो जाएगा. तो इसलिए सुबह और शाम ही
अपने पौधों में पानी डालें। नेक्स्ट पॉइंट, चेक लीकेज ऑफ टैप्स एंड पाइप्स। समय समय पर अपने जो पाइप्स हैं या जो अपने टैप्स हैं उनकी लीकेज को चेक करते रहिए, क्योंकि एक भी अगर ड्रॉप पानी के नीचे गिरती है, अगर हमने देख ली एक पानी गिरते हुए, तो इसका मतलब वो पानी वेस्ट हो गया, वो नाली में चला गया। और अगर 1 घंटे के लिए भी अगर हमारा कोई टैप या कोई पाइप लीक हो रहा है तो सोचिए हम कितनी बकेट पानी वेस्ट कर देते हैं। तो लीकेज को हमेशा ध्यान में रख के उनको ठीक कराते रहें। नेक्स्ट, redirect the water collected on the roof to the garden. This helps in replenishing groundwater level. अब जब बारिश होती है तो जो हमारी छत है वो तो कच्ची नहीं होती, वो तो पक्की होती है। तो उसका जो पानी है या तो वो नाली में जाएगा या फिर छत पर तो भर के रहेगा नहीं, स्टोर होकर रहेगा नहीं। तो उसका जो ड्रेनेज है वो इस तरह का हमें करना चाहिए कि जो हमारा गार्डन है उसमें पूरा पानी जो हमारी छत का है वो चला जाए, जिससे होगा क्या कि हमारे गार्डन में जो पौधे हैं ना केवल उनको वो पानी मिलेगा, बल्कि उस गार्डन की जो कच्ची ज़मीन है उसके अंदर जो पानी है बारिश का वो समा जाएगा, और जिससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, वो बढ़ेगा। अब इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।